हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीसी मशीन का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम डीसी मशीन के डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसे शाफ्ट और बेरिंग, है ना। शाफ्ट और बेरिंग में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेरिंग की, तो जो बेरिंग होते हैं इनका काम क्या रहता है कि बेरिंग का काम रहता है आर्मेचर को स्मूथली रोटेशन कराना। यानी कि बेरिंग जो होते हैं वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेरिंग का फायदा ये रहता है बेरिंग लगाने से कि नॉइज और फ्रिक्शन लॉस कम होते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि जो आपके बेरिंग होते हैं ये मिनिमम एक डीसी मशीन में मिनिमम 2 बेरिंग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? 2 बेरिंग। तो पहली बात आपको समझ में आई कि बेरिंग किस लिए होते हैं कि बेरिंग जो है इनका काम होता है आर्मेचर को स्मूथली रोटेशन कराना, और यानी कि यूं कह सकता हूं कि ये रोटेशनल फ्रिक्शन लॉसेज को कम करते हैं, है ना। इसके अलावा जो नॉइज है उसको भी ये रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो बेरिंग होते हैं वो मैंने बताया कि 2 बेरिंग कम से कम आपको लगाने पड़ते हैं। बेरिंग जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के बेरिंग चलते हैं डीसी मशीन में। एक होते हैं आपके बॉल बेरिंग और एक होते हैं रोलर बेरिंग। तो बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग। तो बॉल बेरिंग आपने देखे भी होंगे कि बॉल बेरिंग जो होते हैं इस तरह से स्फेरिकल शेप में होते हैं, यहां बॉल्स लगी रहती हैं, इस तरह की बॉल्स। जो बेरिंग होते हैं वो लगाए कहाँ जाते हैं आपसे पूछा जाए तो बेरिंग जो है वो शाफ्ट पर लगे रहते हैं, शाफ्ट पर माउंट रहते हैं बेरिंग। और इन्हें एंड प्लेट के साथ जो है हम जानते हैं, हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था एक टॉपिक एंड प्लेट्स। तो एंड प्लेट के साथ ये जुड़े रहते हैं, फिक्स किए जाते हैं, है ना। तो एंड प्लेट के साथ ये फिक्स किए जाते हैं और बेरिंग जो शाफ्ट होती है उसके ऊपर इनको माउंट किया जाता है। जो बेरिंग होते हैं बॉल बेरिंग, इनमें खास बात यह है जो बॉल बेरिंग होते हैं वो किस मशीन के लिए यूज किए जाते हैं कि स्मॉल मशीन्स के लिए या मीडियम साइज की मशीन के लिए इनका यूज किया जाता। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो बॉल बेरिंग होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? स्मॉल एंड मीडियम साइज डीसी मशीन के लिए। आपसे पूछा जाता है, देखो इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछा जाए डीसी मशीन में जनरली कौन से बेरिंग यूज किए जाते हैं, तो आप इसमें आंसर बताते हैं बॉल बेरिंग, है ना। डीसी मशीन में कौन से बेरिंग यूज किए जाते हैं? सामान्यतः एक ही ऑप्शन देना, तो आप बताएंगे बॉल बेरिंग। दूसरी बात, लार्ज साइज के लिए मशीनों के लिए कौन से यूज किए जाते हैं? हैवी ड्यूटी मशीन्स के लिए। तो हैवी ड्यूटी मशीन्स के लिए याद रखना, जो हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं यानी कि लार्ज साइज की मशीन होती है, हैवी ड्यूटी मशीन से मतलब लार्ज साइज की मशीन। तो लार्ज मशीन्स के लिए आप कौन से बेरिंग यूज किए जाते हैं? रोलर बेरिंग। तो आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है डीसी मशीन में सामान्यतः कौन से बेरिंग यूज किए जाते हैं, तो आप कुछ भी नाम नहीं देते हैं वो आपसे कि छोटी मशीन या बड़ी मशीन, तो आप बताएंगे बॉल बेरिंग। क्यों? बॉल बेरिंग में क्या रहता है? बॉल बेरिंग की रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, इजिली अवेलेबल होते हैं, तो इनकी रिलायबिलिटी हाई है, विश्वसनीयता हाई है ना। बाकी दोनों ही बेरिंग, रिलायबिलिटी से मतलब होता है विश्वसनीयता। तो
है दोनों का काम यही, बेरिंग कोई सा भी हो, इनका काम ये रहता, ये फ्रिक्शन को कम करते हैं, नॉइज कम करते हैं घूमते समय जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं। दूसरी बात, लेकिन सामान्यतः बॉल बेरिंग क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी हाई होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि हैवी ड्यूटी मशीन्स के लिए, लार्ज मशीन के लिए कौन से बेरिंग यूज किए जाते हैं, तो आप बताएंगे रोलर बेरिंग, है ना। फिर क्वेश्चन इस तरह से बनता कि डीसी मशीन में कौन से बेरिंग जनरली यूज किए जाते हैं। अब अगर आपसे ऐसा पूछते हैं कि डीसी मशीन में कौन से बेरिंग यूज किए जाते हैं, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, दोनों, तो ऑप्शन देंगे दोनों। तो देखो कई तरह से क्वेश्चन बनता। सामान्यतः बॉल बेरिंग यूज किए जाते हैं, है ना। हैवी ड्यूटी मशीन के लिए जो है आपके रोलर बेरिंग यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं उनमें जो बॉल बेरिंग यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि बॉल बेरिंग जो होते हैं इनमें क्या होता है, हैवी ड्यूटी मशीन में बॉल्स जो होती है क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो इसीलिए हैवी ड्यूटी मशीन के लिए हम बॉल बेरिंग को यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये इजीली अवेलेबल है, सस्ते पड़ते हैं और नॉर्मली इनको वैसे प्रेफर किया जाता। लेकिन हैवी ड्यूटी मशीन में, लार्ज मशीन में हम रोलर बेरिंग का यूज करते हैं। रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग की अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे थोड़ा डिफरेंस ये रहता कि जो बॉल बेरिंग होते हैं स्फेरिकल टाइप के होते हैं, जबकि रोलर बेरिंग जो है वो सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी बात है, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें बेरिंग के बारे में, है ना। तो आप सिंपल से आप बेरिंग समझ गए कि भाई दो टाइप के बेरिंग चलते हैं डीसी मशीन में, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग। रिलायबिलिटी बॉल बेरिंग की सामान्यतः ज़्यादा होती है, ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हैवी ड्यूटी मशीन के लिए रोलर बेरिंग यूज़ किए जाते हैं, है ना। और इनका काम क्या रहता है बेरिंग का, हमने बता दिया। इनका काम जो रहता वो रहता है फ्रिक्शन लॉसेज कम करना, और यानी कि जो रोटेशन लॉसेज होते हैं, घूमने वाली मशीन है चूंकि है, तो रोटेशन लॉसेज को कम करना। इसके अलावा इनका काम रहता है नॉइज कम करना, है ना। तो बेरिंग लगे रहते हैं, मिनिमम 2 बेरिंग लगे रहते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कुछ मशीन्स में कि दरअसल एक बेरिंग जो है वो आपका, कभी कभी ऐसा भी होता है रोलर बेरिंग भी लगे जाते हैं, बॉल बेरिंग भी, एक तरफ रोलर बेरिंग एक तरफ जो है बॉल बेरिंग। ठीक है, हैवी ड्यूटी मशीन में ही लगता है, ऐसे भी कभी कभी मशीन में देखा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली तो आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन से बेरिंग यूज किए जाते हैं, तो बॉल बेरिंग बताएंगे, और हैवी ड्यूटी मशीन में रोलर बेरिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए एक होता है शाफ्ट। शाफ्ट में बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना, शाफ्ट पूछा भी नहीं जाता नॉर्मली। बस शाफ्ट के बारे में एक बात याद रखनी कि शाफ्ट जो है किससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इसके कई मटेरियल हो सकते हैं, कार्बन स्टील भी हो सकता, माइल्ड स्टील भी, लेकिन आपको जनरली आंसर तो देना होता माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जो है क्योंकि काफी मजबूत रहती है माइल्ड स्टील, है ना। आपको पता ही होगा रेलवे पटरी वगैरह भी माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, काफी मजबूत रहती है, रेल भी गुजर के जाती है उनके ऊपर से, है ना। तो माइल्ड स्टील मजबूती के लिए जानी जाती है। तो ये जो आपके शाफ्ट होती है माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होती है। शाफ्ट का काम क्या रहता है हम जानते हैं, जैसे मोटर होती है, तो मोटर के केस में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो शाफ्ट के द्वारा ही लोड पर पहुंचती है। इसके अलावा जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर के केस में जो आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मशीन को, वो आप शाफ्ट के द्वारा ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही पार्ट है ना। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये पार्ट्स आपके डीसी मशीन के खत्म हो गए, है ना। आगे कोशिश करूंगा मैं एक लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने की कोशिश करूंगा, यही जो टॉपिक हम कवर करा देंगे, है ना इसके। तो डीसी मशीन में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो आज हमें पढ़ाना है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन, सॉरी डीसी जनरेटर। देखिए जो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम, तो बताया था हमने कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से जनरेटर मोटर सेम ही होती है दोनों की कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ाई आपको डीसी मशीन की वो जनरेटर की भी है मोटर की भी। लेकिन अब हम डीसी मशीन के चूंकि 2 पार्ट हो जाते हैं, एक जनरेटर एक मोटर, तो सबसे पहले हम जनरेटर पोर्शन पढ़ेंगे, यानी कि जनरेटर्स के टॉपिक कवर करेंगे, है ना।
फिर हम मोटर्स के टॉपिक कवर करेंगे, डीसी मोटर के टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले हम जनरेटर पोर्शन पढ़ाएंगे डीसी मशीन में, तो आज से आपका शुरू हो जाता जनरेटर पोर्शन, है ना। तो हम जनरेटर को कंसिडर करके ही आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक जो है स्पेशली जनरेटर के लिए है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, है ना। यानी कि मोटर का प्रिंसिपल ऑपरेशन नहीं है, मोटर का हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या होता है कि जो जनरेटर होता है उसके केस में हम डीसी मशीन को हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं? डीसी जनरेटर के केस में हम डीसी मशीन को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये मशीन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना। वो बात अलग है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? डीसी फॉर्म में, है ना। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना कि जो डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल ऑपरेशन में क्या होता है कि डीसी मशीन को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और मशीन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, है ना, मैं इरेज कर देता हूं, है ना। सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो जनरेटर होता है डीसी जनरेटर, वो कौन से प्रिंसिपल पर, जैसे ये ईएमएफ जनरेट करता है, वोल्टेज जनरेट करता है, तो कौन से प्रिंसिपल पर ये वोल्टेज जनरेट करता है। तो डीसी जनरेटर आपका, डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है उसे क्या बोलते हैं? डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो डीसी जनरेटर डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये जनरेट करता है। डायनेमिक का मतलब गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल, हिंदी में देखते हैं तो इसको डायनेमिक का मतलब गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसमें गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता। ये डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है कि डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो दरअसल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, लॉ ही है ना। तो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता कि डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है। फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, है ना। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या है कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ हमने मशीन में बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा चुके कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ये कहता है कि जब किसी कंडक्टर में से लिंक होने वाले फ्लक्स में किसी कारण से चेंज होता है तो उस कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक ना। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या है कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ये है कि जब किसी कंडक्टर में से लिंक होने वाले फ्लक्स में किसी कारण से चेंज होता है तो उस कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt, है ना। मैं बता दूं सारे जो जनरेटर्स होते हैं उनमें फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना।
तो इसमें होता क्या है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है, सेकंड हमें एक कंडक्टर या कंडक्टर की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिकली हम कंडक्टर्स ही लेते हैं, कारण कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये फ्लक्स परिवर्तन की दर के, ये d∅dt क्या है, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर। हम जानते हैं किसी भी क्वांटिटी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसकी दर बन जाती है ना। तो अगर हम इसमें प्रोपोर्शनल निशान हटाते थे कांस्टेंट आता, वो कांस्टेंट आता n मीन्स नंबर ऑफ टर्न, यानी कि जो ईएमएफ होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल तो होता ही, यानी कि फ्लक्स में जितना तेजी से परिवर्तन होगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है, यानी कि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। इसी वजह से हम कंडक्टर्स लेते हैं, हम बहुत सारे टर्न्स लेते हैं। टर्न्स बहुत सारे लेने से कंडक्टर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि एक टर्न 2 कंडक्टर के इक्विवेलेंट होता, इसी वजह से ताकि ईएमएफ ज्यादा बन सके। तीसरा हम क्या करते हैं कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के में दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, ताकि इनमें दोनों में यानी कि मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन, है ना। रिलेटिव मोशन का मतलब या तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं या फिर कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड को मोशन कराते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं डीसी जनरेटर के केस में हमेशा हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के में ही मोशन कराते हैं, यानी कि तीसरा क्या होता, मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो भाई हम जानते फैराडे ने क्या बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से लिंक होने वाले फ्लक्स में किसी कारण से चेंज होता तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल ईएमएफ बनता था ना। तो परिवर्तन करने के लिए कंडक्टर में से लिंक होने वाले फ्लक्स में चेंज होने के लिए हमें रिलेटिव मोशन की जरूरत पड़ती है ना। तो इसीलिए हम कंडक्टर को और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन रखते हैं, यानी कि या तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं या कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड को मोशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, दोनों केस में ईएमएफ जनरेट होगा और वो ईएमएफ कैसा होगा, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों होगा डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि गति की वजह से ईएमएफ बनता। तो गति की वजह से जब भी ईएमएफ बनता है, यानी कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा, गति होगा, उसकी वजह से जो ईएमएफ बनता है उसे हमेशा डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो सारे जनरेटर्स में, चाहे वो अल्टरनेटर हो यानी कि एसी जनरेटर्स हो जो आगे पढ़ते हैं, या वो चाहे डीसी जनरेटर हो, सभी में डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है ना। लेकिन जो अल्टरनेटर्स जो हम आगे पढ़ते हैं, अल्टरनेटर्स जो होते हैं उनमें दोनों केस हो सकते हैं। बहुत से कंडीशन में, बहुत से अल्टरनेटर्स में हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं, है ना। बहुत से केस में हम मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर के पास में मोशन कराते हैं, यानी कि बहुत बार मैग्नेटिक फील्ड घूमता और बहुत बार कंडक्टर घूमता, दोनों केस में ईएमएफ जनरेट हो जाता। लेकिन जनरेटर के केस में हमेशा हम कंडक्टर को ही मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता, आपसे पूछा जाए भी ऐसा क्यों होता भाई, इसमें हमेशा ही कंडक्टर को ही क्यों मोशन कराते हैं जनरेटर में, डीसी जनरेटर में। कारण यह है कि हमेशा याद रखो पहली बात तो कि जो इसमें ईएमएफ बनता है डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ईएमएफ डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा एसी नेचर का होता। कैसा होता है नेचर में, एसी, है ना, एसी इन नेचर। एसी इन नेचर क्यों होता, ये इसलिए होता है एसी इन नेचर डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि हम जानते हैं जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता तो हर पोजीशन में कंडक्टर में से लिंक होने वाले फ्लक्स जो है वो अलग अलग होता। तो किसी पॉइंट पर ज़्यादा फ्लक्स पास होता, लिंक करता, किसी पॉइंट पर कम फ्लक्स लिंक करता। तो जिस पॉइंट पर ज़्यादा फ्लक्स लिंक करता उस कंडीशन में ईएमएफ भी ज़्यादा हो जाता, जिस पॉइंट पर कम फ्लक्स लिंक करता उस पॉइंट पर ईएमएफ भी कम हो जाता। जब ईएमएफ का मान लगातार चेंज है कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब पक्की बात है ईएमएफ कैसा होगा, एसी नेचर, क्योंकि एसी ही में ईएमएफ लगातार चेंज होता। तो इसलिए इसमें हमेशा ईएमएफ जो बनता है डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा एसी नेचर का होता। अब खास बात यह है कि चूंकि हमें डीसी चाहिए होती डीसी जनरेटर में,
तो डीसी प्राप्त करने के लिए हमें कम्यूटेटर लगाना पड़ता है ना। क्या लगाना पड़ता? कम्यूटेटर, है ना। तो हमेशा याद रखो कि जो आपका कम्यूटेटर ऑपरेशन जो होगा वो तभी हो सकता है जब आर्मेचर रोटेट करे, है ना। तो हमें चूंकि इसमें कम्यूटेटर जरूर लगता है डीसी जनरेटर में, और कम्यूटेटर का एक्शन तभी हो सकता जब आर्मेचर रोटेट करे। तो अगर आर्मेचर स्थिर रहेगा, क्योंकि ये कंडक्टर कहाँ डाले जाते हैं? आर्मेचर में। तो अगर कंडक्टर स्थिर रहेंगे तो फिर उस कंडीशन में आपका जो है डीसी प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए जनरेटर में हमेशा ही कंडक्टर क्या रहते हैं? घूमने वाले, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि भाई फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के प्रिंसिपल पे इसमें ईएफ बनता है। डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएफ होता है इसमें जनरेटर में, क्योंकि गति की वजह से ईएफ बनता, गति की वजह से फ्लक्स में चेंज आते हैं, है ना। जब गति की वजह से ईएफ बनता तो डायनेमिक कहलाता, और जब गति नहीं होती तब ईएफ बनता, जैसे ट्रांसफार्मर में, उसमें क्या होता है? स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएफ। लेकिन जनरेटर में क्या होता है? डायनेमिक। अब खास बात यह, जनरेटर के केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किससे मिलता है? हमें मैग्नेट से, है ना। अगर हम देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड किससे मिलता है? हमें मैग्नेट से। अब ये मैग्नेट जो है कैसे भी हो सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं। सिंपल सी बात ये है, लेकिन हमेशा हमें मैग्नेट से, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो, है ना, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो और चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, कुछ भी लगा सकते हैं डिफरेंट जनरेटर्स में, हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इससे मिलता है। दूसरी बात, कंडक्टर कहाँ रखे जाते हैं? डीसी जनरेटर में कंडक्टर रखे जाते हैं आर्मेचर में, ठीक है। तो ये कंडक्टर जो होते हैं ये प्लेस कहाँ किए जाते हैं? प्लेस्ड इन आर्मेचर, आर्मेचर में प्लेस किए जाते हैं, है ना। कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन किसकी हेल्प से करते हैं? तो कंडक्टर को आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने के लिए प्राइम मूवर का यूज किया जाता, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है जैसे इसे जनरेटर में। तो मैकेनिकल एनर्जी किसके थ्रू दी जाती है? प्राइम मूवर के द्वारा। प्राइम मूवर के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? कोई डीजल इंजन भी हो सकता है, डीजल इंजन, डीजल टरबाइन भी हो सकती है ना। डीजल टरबाइन, स्टीम टरबाइन भी हो सकती है, वाटर टरबाइन भी हो सकती है ना। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिक मोवर भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात आपको इसमें समझ आनी चाहिए कि इसमें कंडक्टर को मोशन करने के लिए हमेशा याद रखिए, है ना, कंडक्टर को हमेशा जो है मोशन करने के लिए हमेशा एक प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है। प्राइम मूवर के रूप में क्या यूज किया जाता है? डीजल इंजन, डीजल टरबाइन, स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, इलेक्ट्रिक मूवर भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमने बता दिया जनरेटर के केस में हमेशा ही कंडक्टर को ही मोशन कराया जाता है। रीजन हमने बताया कि हमेशा आर्मेचर में जो ईएमएफ बनता है वो एसी बनती है, हमें डीसी की जरूरत पड़ती है। डीसी प्राप्त करने के लिए हम कम्यूटेटर लगाते हैं। कम्यूटेटर जो है उसका एक्शन हमेशा जब आर्मेचर घूमने वाला होगा तभी उस कंडीशन में ही आपका डीसी जो है प्राप्त हो सकता है, यानी कम्यूटेशन प्रोसेस तभी हो सकती है जब आर्मेचर घूमने वाला हो, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी बात। दूसरी बात यह है कि जो ईएमएफ, तो चलो हमें पता चल गया कि भाई ईएमएफ फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से बनता है और ये डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसमें, है ना, जनरेटर में। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट रहता है जो आपको याद रखना, वो ये कि जो इसमें ईएमएफ बनता है जनरेटर के केस में, तीसरा पॉइंट, कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है डीसी जनरेटर में, उस ईएमएफ की डायरेक्शन कौन से रूल से ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी देख लेते थोड़ा सा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन।
देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनता है, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, तो वो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा जनरेटर के केस में दी जाती है बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी डायरेक्शन दी जाती है ना। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इसमें डायरेक्शन दी जाती है हमेशा, ठीक है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, वैसे तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा चुके, फिर भी शॉर्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है। कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि जैसे हमारा ये राइट हैंड है, सीधा हाथ है, ये हमारी फोर फिंगर कहलाती है ना, ये हमारी मिडिल फिंगर कहलाती है, ये मिडिल फिंगर कहलाती है, ये थंब कहलाता है ना, अंगूठा। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने फोर फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर, अपने थंब तीनों को इस तरह से फैला लें कि तीनों एक दूसरे से समकोण बनाएं, यानी कि परपेंडिकुलर बनाएं, है ना। तो यदि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो मिडिल फिंगर जो आपकी जो थंब है वो मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। एक बार वो जैसे देख लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब तीनों को इस तरह से फैला लें कि तीनों एक दूसरे से समकोण बनाए, परपेंडिकुलर बनाए, तो यदि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, थंब मोशन की डायरेक्शन को शो करे, कंडक्टर का मोशन किस डायरेक्शन में घुमाया, किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्योंकि कंडक्टर को मोशन कराया जाता है इसमें। और तो फोर जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो देखिए मैं बना देता हूं, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बल्कि एक डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, ये आपका मान लिया मैं कह देता हूं फोर फिंगर है। क्या है ये? फोर फिंगर। ये आपकी फोर फिंगर है, ये आपका मान लिया थंब है, ये ऊपर थंब, और ये है मान लिया आपका मिडिल फिंगर। कौन सी फिंगर? मिडिल फिंगर। तो देखिए यदि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, है ना, किसकी डायरेक्शन को? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे या मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को शो करे। थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस डायरेक्शन में कंडक्टर को मोशन कराया जा रहा है? मोशन ऑफ कंडक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। वास्तव में यदि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, थंब मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, है ना, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, थंब मोशन की डायरेक्शन को, तो जो मिडिल फिंगर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो देखिए जरा, यानी कि इस तरह से देख लेते हैं हम इसको। थर्ड पॉइंट को हम इस तरह से देख सकते हैं।
जैसे ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं बन जाती है, और इन चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को ही हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाया है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में होता। ये इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है। अगर कंडक्टर के रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन, कंडक्टर के रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन ये है ना, कंडक्टर के रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन वो ये है, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा या मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो है आपका, ये है रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कंडक्टर में होगा या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर की तरफ। वो देखो कैसे, जैसे हमने राइट हैंड रूल बताया था, जैसे बताया था हमने 4 फिंगर यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, थंब रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन को शो करे, कंडक्टर को किस डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है, तो जो मिडिल फिंगर होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, है? वो होगी इस आपकी मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में, यानी कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर की तरफ, बोर्ड से ऊपर की तरफ। हम जानते हैं जब भी करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, तो उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मशीन में बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ तो डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर होता है तो क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये डॉट किसे रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, इसके परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ, यानी कि, है ना। तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि भाई यदि मिडिल जो आपकी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करे, थंब रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन को शो करे, तो जो मिडिल फिंगर होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि वो दोनों के परपेंडिकुलर, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, है ना। तो इस तरह से हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉइंट, 4th पॉइंट जो आता वो आता इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो हमने देख चुके कि फ्लेमिंग के जो है राइट हैंड रूल से डायरेक्शन पता चल जाती है। 4th पॉइंट आता मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला रहता, वो ये फॉर्मूला रहता E = B L V sin थीटा, इतना वोल्ट। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड होता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से दिया जाता, जहां B = क्या होता, जहां B होता फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी, जिसे वेबर पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा L क्या होता, L होता एक्टिव लेंथ, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर से मतलब यह होता
कि कंडक्टर का वो पोर्शन जो मैग्नेटिक फील्ड जिसके में से पास होता है, कंडक्टर के उस लेंथ जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होता है, उसे एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ये होता है मीटर में, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं v इक्वल टू क्या होता, वो होता वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ, यानी कि कंडक्टर को किस वेलोसिटी से मोशन कराया जा रहा, तो वेलोसिटी ऑफ मोशन, घूमने की वेलोसिटी क्या है, ये किस में होती है, ये होती है मीटर पर सेकंड में। किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसके अलावा आपका थीटा इक्वल टू क्या होता, थीटा इक्वल टू होता एंगल बिटवीन फ्लक्स प्लेन एंड रिलेटिव मोशन के बीच का एंगल। तो एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां पर ये होता एंगल बिटवीन फ्लक्स ऑफ प्लेन, सॉरी, प्लेन ऑफ फ्लक्स एंड प्लेन ऑफ रोटेशन, घुमाने का जो रोटेशन का प्लेन है उनके बीच का एंगल होता थीटा, है ना। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकलता था ना। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाता था ना। तो इस टॉपिक में बस इतना ही रहता प्रिंसिपल में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम ईएमएफ इक्वेशन बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। डीसी जनरेटर की इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।